अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप कि आप सब खैरियत से हैं। यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली फ़ाइन। तो लास्ट टाइम जब मेरी आप लोगों से बात हुई थी तो आई सेड कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आइल्स की तैयारी कैसे करते हैं, कौन सी बुक्स हैं, क्या कोर्स होता है, टेस्ट पैटर्न क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी होती हैं और क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या हैक्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपने आइल्स को सक्सेसफुली पास कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक बात तो मैं कहूँगी कि प्रिपरेशन ऑफ़ आइल्स इज़ एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग एंड डॉन्टिंग। आप लोग बहुत प्रेशराइज हो जाओगे। तो इस वजह से एक गाइड होनी चाहिए आपके पास, किस पैटर्न से आपने अपनी तैयारी करना शुरू करनी है, ठीक है। तो उसका सबसे पहला तरीका यही है कि आप एक प्रैक्टिस टेस्ट लें खुद का, ठीक है। उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। एंड वंस यू गेट टू नो योर वीकनेसेस यू विल गेट अ चांस टू इम्प्रूव दैम। एंड नॉट ओनली अबाउट इट इज़ ऑल अबाउट वीकनेसेस, यू विल ऑल्सो गेट टू नो योर स्ट्रेंथ्स। और आपको इनकरेज करेंगी वो स्ट्रेंथ्स कि आप फर्दर वर्कआउट करें अपनी स्किल्स पर। एंड दैट इज़ लाइक गोइंग टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन। एक बेस बन जाएगी। यू वुड बी लाइक हैविंग फर्स्ट स्टेप टेकन टिल दैट टाइम। और मेक श्योर कि जब भी आप आइल्स की तैयारी स्टार्ट करें, प्रैक्टिस टेस्ट देने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट का पैटर्न क्या है। ये मैं सिर्फ आइल्स के बारे में नहीं कहूँगी, जब भी आप किसी भी किस्म के एग्ज़ाम में ख़ुद को एनरोल करें तो पहले आप चेक करें उस टेस्ट का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, क्या होते हैं, मैच द कॉलम्स हैं, या आपको किसी चीज़ की समरी लिखनी है, एसेस लिखने हैं। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि आपके टेस्ट का पैटर्न क्या है। और अगर आपको लगे कि आप जब टेस्ट प्रैक्टिस दे चुके हैं, प्रैक्टिस टेस्ट कर चुके हैं और जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनका आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि किस तरह की आपने मिस्टेक्स की हैं, तो इट इज़ लाइक अ सिग्नल कि गो एंड गेट योरसेल्फ अ एक्सपर्ट यूज़र। किसी ट्यूटर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें और उनसे कहें कि वो आपको तैयारी करें। काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स होते हैं जो आइल्स की तैयारी करवा रहे हैं आजकल, तो आप उनसे जाकर गाइडलाइन ले सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और जब आप जाएंगे इस कोर्स में तो आपको पूरी एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगी, किस तरह से टेस्ट को स्टार्ट करना है, किस तरह से एंड करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। और साथ में वैसे भी जब भी आप उसके अंदर आपको पता है कि एक मॉड्यूल होता है स्पीकिंग का, तो स्पीकिंग आप अकेले में नहीं कर सकते, तो आपको एक बंदा चाहिए होता है जो आपको हेल्प करे, आपसे क्वेश्चंस पूछे और आप उसके आंसर करें। तो बेटर आइडिया यही होता है कि आपने अगर अच्छे स्कोर्स लेने हैं तो आप एक आइल्स का ट्यूटर हायर कर लें। अभी आप आइल्स के टेस्ट की तैयारी कर रहे हूँ तो मेक श्योर कि आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, क्योंकि आपको टेस्ट के दौरान एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता कि आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर सकें। तो साथ से ही जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हूँ तो साथ आपने अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइमर ऑन रखना है एंड विद इन द एलोकेटेड टाइम आपने अपने टेस्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रख। अपने आइल्स के एग्ज़ाम के ऊपर फोकस नहीं करना, अपनी इंग्लिश स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गौर करना है कि किस तरह से क्या ग्रामर किस तरह से आपने अपनी इम्प्रूव करनी है। और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वोकैबुलरी बीच में आ जाती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाते हैं, सेंटेंस को जॉइन कैसे करना है, ऐसे किस तरह से लिखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, इस तरह से होता है कि जो लिसनिंग मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको 4 रिकॉर्डिंग सुनाई जाती हैं और हर रिकॉर्डिंग के अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर, और ये 40 मार्क्स का ही होता है। तो इस तरह से है कि ये एक दफ़ा ही रिकॉर्डिंग चलती है, दोबारा रिकॉर्डिंग को प्ले नहीं किया जाता। तो आपने साथ साथ सुनना होता है और साथ साथ आंसर देना होता है, आपको दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई जाती। और कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि आप कन्वर्सेशन के दौरान आपका ध्यान कहीं और चला जाता है और आप मिस कर देते हैं कि उधर क्या बात हो रही थी रिकॉर्डिंग के बीच में।
तो अगर आप जल्दी से कैच अप नहीं कर पाते, आपका दोबारा से मेंटली आप प्रेजेंट नहीं होते उस क्वेश्चन में कि क्या बात हो रही थी, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिस हो सकते हैं। तो आपको फ़ौरन से याद मेंटली प्रेजेंट रहना है, बस आपके पास ऑप्शन ही नहीं है मेंटली एब्सेंट होने का। और इस तरह से करना है कि इन केस आप एब्सेंट माइंडेड हो ही जाते हैं तो आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएं कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अच्छा किस तरह से बात को कन्वर्सेशन के साथ आपने ख़ुद को अब कंटिन्यू करना है कि अगली बातें आपसे मिस ना हो और आप उनके आंसर्स इजीली दे सकें, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि लिसनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी होती है और बहुत ज़्यादा आपको प्रेजेंट माइंडेड होना पड़ता है लिसनिंग के टेस्ट में, क्योंकि बस एक ही दफ़ा एक ही चांस होता है और ये आपके स्कोर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर सकता है और आपके स्कोर्स को काफ़ी गिरा भी सकता है। तो लिसनिंग के लिए आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, उसकी प्रैक्टिस को जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम देना है। अच्छा, लिसनिंग में क्वेश्चंस के मैंने आपको ऑलरेडी बताया 4 रिकॉर्डिंग्स चलती हैं। तो ये रिकॉर्डिंग्स इस तरह से होती हैं कि उसके अंदर फॉर्म फिल एक में करना होता है, ठीक है। कोई भी फॉर्म हो जाए, आप कोई बुकिंग करा रहे हैं या फिर आप कोई ऑर्डर ले रहे हैं तो वो फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। और इस तरह से होता है कि कोई समरी होती है उसको आपने कंप्लीट करना होता है और सेंटेंस कंप्लीशन भी हो सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उस रिकॉर्डिंग में। और लास्ट रिकॉर्डिंग मोस्टली किसी स्टडी बेस्ड होती है। अगर आप एकेडमिक आइल्स कर रहे हैं तो वो स्टडी बेस्ड रिकॉर्डिंग होती है, तो आपने वो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी होती है, वो थोड़ी सी टफ़ हो जाती है, लास्ट पे होती है और टफ़ भी हो जाती है थोड़ी सी। तो ये लिसनिंग मॉड्यूल होता है सारा कुछ। अब आ जाता है लिसनिंग मॉड्यूल के बाद रीडिंग मॉड्यूल, एंड द सोल पर्पस ऑफ रीडिंग मॉड्यूल इज़ टू चेक योर रीडिंग स्किल्स। अब इन स्किल्स में वो आपकी रीडिंग मेन आइडियाज़ को चेक कर सकते हैं, स्किमिंग स्किल्स को चेक कर सकते हैं और किस तरह से आप पढ़ने के बाद समरी को लिखते हैं वो भी ये चेक कर सकते हैं। तो रीडिंग करते वक्त यू शुड बी लाइक कम्प्लीटली फोकस्ड कि किस तरह से आपको मैनेज करना है कि बार बार आपको रीड ना करना पड़े, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार पैराग्राफ से गो थ्रू करें और अपने आंसर को सर्च करें। तो कभी कभी वो रीडिंग में आपसे कहते हैं कि जो हेडिंग्स हैं वो पैराग्राफ्स की उन्होंने दी हुई होती हैं आपको, और आपको बस गेस करना होता है कि कौन से पैराग्राफ की कौन सी हेडिंग बनती है। और सम टाइम वो ऐसे इस तरह से बस उन्होंने रीडिंग के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं, तो आपने बहुत ध्यान से करना है कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। और कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती है जिनको आपने फॉलो करके अवॉइड करना होता है टाइम वेस्टेज को। रीडिंग के बाद लास्ट पे फाइनली आ जाता है राइटिंग मॉड्यूल का टाइम, और राइटिंग मॉड्यूल के लिए भी आपको 60 मिनट्स ही दिए जाते हैं। 20 मिनट्स होते हैं टास्क 1 को करने के लिए और 40 मिनट्स होते हैं टास्क 2 को करने के लिए। 2 ही टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। और बिल्कुल आपने फॉर्मल स्टाइल में लिखना होता है, आप बिल्कुल भी फ्रैंक स्टाइल में अपना राइटिंग मॉड्यूल अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल फॉर्मल होकर करना पड़ता है वो। टास्क 1 में इस तरह से होता है कि कोई डायग्राम दी हुई होती है, कोई डाटा उन्होंने दिया हुआ होता है आपको, आपने बस एक्सप्लेन करना होता है कि इस मैप में, इस चार्ट में, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, जो कुछ भी है, तो इन चार्ट्स में क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये राइटिंग टास्क 1 का ये सीन होता है। जबकि राइटिंग टास्क 2 में ऐसे का होता है कि आपने एक ऐसे लिखना है, और राइटिंग टास्क 2 करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एक ऐसे लिखा जाता है, स्टार्ट किस तरह, इंट्रोडक्शन किस तरह लिया जाता है, बीच में क्या बात की जाती है, पहले क्या लिखते हैं, बाद में क्या बात करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि पहले हर चीज़ के एडवांटेजेस लिखें, बाद में उसके डिसएडवांटेजेस लिखें, पहले उसके कॉजेज़ लिखें, फिर उसके अफेक्ट्स लिखें, पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पड़ता है, फिर उनके सॉल्यूशंस को। तो कभी एग्री करने के लिए वो आप कहते हैं, आपसे पूछते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे के पूछ लेते हैं कि आप क्या इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो आपने फिर पूरा ऐसे इसी तरह से लिखना होता है, और पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर एक पैरा 1 होता है, पैरा 2 होता है, और एंड पे जाके एक आपने कंक्लूजन लिखनी होती है। तो एक टाइम और वर्ड्स की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा वर्ड्स आप नहीं लिख सकते। तो राइटिंग मॉड्यूल ही एक सबसे ज़्यादा टफ़ मॉड्यूल होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट टेकर्स को प्रॉब्लम होती है और सबसे ज़्यादा मेहनत भी इसी पे करनी पड़ती है। और जब आप राइटिंग मॉड्यूल करने लगते हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए, कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसके लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है।
आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में आते रहे हैं और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सारी कुछ इकट्ठी करके मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर वो रिपीट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो लाइक राइटिंग टास्क आपको टफ टाइम देगा हर सिचुएशन। राइटिंग मॉड्यूल हो गया, स्पीकिंग मॉड्यूल रह जाता है और ये मॉड्यूल होता है ऑलमोस्ट 11 to 14 मिनट्स का। और इस मॉड्यूल में आपने एग्ज़ामिनर के साथ बातें करनी होती हैं ताकि वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक कर सके। और इस तरह से होता है कि इसके भी 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे एग्ज़ामिनर आपका इंट्रोडक्शन लेता है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री पूछते हैं कि आप क्या करते थे, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, किधर से आप आए हुए हो और आपका एरिया कैसा है, किधर की आपकी रेजिडेंस है, वहाँ की क्या फैसिलिटीज़ हैं। इस तरह के वो जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। और बाज़ औक़ात वो आपसे आपकी हैबिट्स पूछते हैं, आपके इंटरेस्ट पूछते हैं। और फर्स्ट जो स्टेज होता है, फर्स्ट सेक्शन जो है वो थोड़ा सा इजी होता है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। लेकिन जो सेकंड पार्ट होता है उसमें वो आपसे किसी भी रैंडम टॉपिक पे बात करने को कह देते हैं और वो आपको नोट्स बनाने के लिए भी टाइम देते हैं कि आपने अगर पॉइंट्स लिखने हैं तो आप लिख लें। और इस टाइम वो आपकी प्रोफिशिएंसी चेक कर रहे होते हैं कि आप कितना फ्लुएंटली बोल सकते हैं और आपको कम्युनिकेशन में कोई मसला तो नहीं है। तो आपने क्या करना होता है कि 2 मिनट के लिए एक टॉपिक पे कंटिन्यूसली बोलना होता है और एग्ज़ामिनर आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता, वो सिर्फ जज करता रहता है आपको बैठ के कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। और काफ़ी प्रेशर हो जाता है उस टाइम। तो इसका सलूशन यही है कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आप किसी नेक्स्ट पर्सन के सामने बैठ के बिल्कुल प्रेशर में अपने आप को डाल के प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करके प्रैक्टिस करें ताकि आपको आदत हो जाए उस प्रेशर की जो आपको एग्ज़ाम वाले डे फेस करना है, बाद में आपको परेशानी ना हो। और जब आप बोल चुके होते हैं तो सेक्शन 3 जो होता है वो सेक्शन 2 से रिलेटेड होता है कि आपने सेक्शन 2 में जो बातें की होती हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस निकाल के एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है सेक्शन 3 में। और वो यहाँ पर आके आपकी लेक्सिकल रिसोर्स, आपकी वोकैबुलरी चेक करते हैं कि आप किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, आपके क्या पॉइंट्स हैं। लाइक यहाँ पे ना आपके नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को चेक नहीं किया जा रहा होता, सिर्फ आपकी फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी को चेक किया जा रहा होता है कि वेदर यू कैन कम्युनिकेट और नॉट, आपके लिए इजी है या नहीं। ठीक है, तो बस वो आपको जज कर रहे होते हैं। और इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई हो कि आपको कोई मसला ना हो और आप बिल्कुल जेन्युइनली बोल रहे हो, आपके अंदर वो घबराहट ना हो। हम पाकिस्तानी और इंडियंस थोड़ा से घबरा बहुत ज़्यादा जाते हैं जब इंग्लिश बोलने का मामला आता है। तो आपने बिल्कुल बस कॉन्फिडेंट होकर उनके सामने बोलना है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 15 मिनट्स का होता है और फिर वो बस ख़त्म हो जाता है। बाद में आपको काफ़ी आइडियाज़ बाद में जाके याद आते हैं कि मैं ये भी बोल सकता था, मैं ये भी बोल सकती थी। बट कोई बात नहीं, टेक इट ईजी, बहुत आसानी से हो जाते हैं, चारों मॉड्यूल्स हो जाते हैं। क्योंकि आपका मेन पर्पस तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होता है जहाँ की आपकी चाहत होती है। तो मेक श्योर कि आप बस उतने बैंड स्कोर्स ले लें जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो बाकी खैर है, कोई आपको कोई कुछ नहीं कह सकता कि आपके स्कोर्स का क्या मसला है, क्या मामला है, सारा कुछ ठीक है। तो होप कि आपको समझ आ गई हो, एक रफ सा आइडिया तो एटलीस्ट हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उधर और आपने कितने मॉड्यूल्स में कितने टाइम में किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, सारा कुछ ध्यान में ही आपने रखना है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप कि आपको एक आइडिया हो गया हो कि कैसे आइल्स का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, कैसे सब कुछ होता है। तो इंशाल्लाह अगर आपकी कोई क्वेरीज हुई तो मैं आपको बता दूँगी, आप बस क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, जो भी आपको जानना हुआ। तो गिव अ थम्स अप एंड